ओके। हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और थ्री लैंग्वेज रो रो मतलब झगड़ा, राइट? ये फिर से न्यूज में है। सीबीएसई ने अपने करिकुलम में कुछ बेसिक चेंजेस किए हैं जो कि कंपलसरी हैं नाइन्थ और टेंथ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, जो सीबीएसई बोर्ड से स्टूडेंट्स हैं। क्या है वो, क्या कंट्रोवर्सी है, क्या बेनिफिट है, क्या इसके नुकसान हैं, कैसे अप्लाई किया जाएगा और क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही हैं, बहुत डिटेल में नहीं लेकिन बहुत शॉर्ट में, बहुत कंसेप्चुअल लेवल पे इस चीज को समझेंगे अपन। न्यूज क्या है वो समझेंगे अपन। ये आपके जनरली मेंस के टॉपिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी, राइट? 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी जिसमें साउथ साउथ के स्टेट्स ने बोला था कि भैया हमारे ऊपर हिंदी थोपी जा रही है, राइट? थोड़ा अंडरस्टैंडिंग गलत थी वहां पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि एनईपी 2020 से रिलेटेड एक पॉलिसी अभी पब्लिक में कंपलसरी हो गई है। तो एनईपी 2020 अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मुझे कमेंट्स में बता देना अगर आपको एनईपी के बारे में जानना है, डिटेल में पढ़ना है, तो अपन उसको डिटेल में एक लंबी वाली क्लास ले लेंगे, ठीक है? इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करना चाहती हूँ, 27 को सुबह 11 बजे आरएस ओनली के ऊपर एक सेमिनार होने वाला है। सारे टॉपर्स वहां पर मौजूद होंगे और वो आपको बताएंगे कि इस एग्जाम में आपको क्या पढ़ाई करनी है, कैसे करनी है, कहाँ से सोर्सेज लेने हैं। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन नहीं होता है अपना कि अरे कितने कितने आवर्स बैठ के पढ़ना पड़ेगा, वहां से लेकर किस डेप्थ में किसी टॉपिक को तैयार करना है वहां तक। ये मेंटोर्स आपके लिए अवेलेबल होंगे, इनसे आप बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज इनसे सॉल्व करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको आना पड़ेगा फिजिकली और उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है? स्कैन करो, रजिस्टर करो और सेमिनार अटेंड करो। इट्स एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है? नाउ इसके अलावा आपका कोई क्वेरी होती है, काउंसलिंग चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म मिलेगा, गूगल फॉर्म, उसको फिल करके सबमिट कर दो या फिर एक फोन नंबर है उस पर कॉल करो एंड टीम आपकी सभी क्वेरीज को हैंडल कर लेगी, ठीक है? तो चलो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला पे चलते हैं। बहुत ही बेसिक सी चीज है, नाम से पता चल रहा है कि आपको तीन भाषाएं सीखनी है, राइट? और इसको अगर लॉजिकली देखें तो ये तीन भाषाएं जो होंगी, ये तीन भाषाएं आपके वही हो सकती हैं जो आपकी कंट्री की भाषाएं हैं, राइट? मैं एक बार साइलेंट कर दूं इसको, राइट? ये वही तीन लैंग्वेजेस हो सकती हैं जो या तो आप सीखते आ रहे हैं या फिर आपको इसी देश की कोई नई भाषा सीखनी है। हमारे कंट्री में हमेशा एक झगड़ा रहता है ना। झगड़ा क्या होता है कि साउथ वाले बोलते हैं कि नॉर्थ के जो लोग हैं वो हमारी भाषाएं नहीं सीखते हैं, नॉर्थ वाले बोलते हैं कि इनको हिंदी सीखनी चाहिए, हम इनकी क्यों सीखें। ये दोनों ही पर्सपेक्टिव्स गलत हैं। जबकि ईस्ट वालों को कोई दिक्कत नहीं है, वेस्ट वाले सारी भाषाएं जानते हैं, राइट? सेंटर वालों को भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये साउथ और नॉर्थ का जो झगड़ा है ना, इसको थोड़ा सा प्लिकेट करने के लिए, यूनिफिकेशन करने के लिए और देश में एक यूनिफॉर्मिटी आए लैंग्वेजेस को लेके, लोग एक दूसरे से अगर अनजान है, अलग अलग रीजन से हैं, तो उनके पास में एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए। उसके पास में भी जो इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है, उसके लिए इस फॉर्मूले को एज एन एक्सपेरिमेंट तौर पर एक बार कंपल्शन दिया गया है। तो क्या है वो फॉर्मूला, लेट्स सी। इसमें तीन लैंग्वेजेस R1 R2 R3, मुझे सच में नहीं समझ में आया कि लैंग्वेज में L1 L2 L3 क्यों नहीं है, ये R कहाँ से आया है, बट कोई बात नहीं। ये तीन लैंग्वेजेस हैं। शूट, डिस्टर्ब हो गया ना ये। हियर यू गो। अब ठीक है, राइट? तो ये जो तीन लैंग्वेजेस हैं, ये तीन लैंग्वेजेस आपके लिए कंपलसरी होंगी अगर आप क्लास 9th और क्लास 10th के स्टूडेंट अब 1 जुलाई से होने वाले हो तो, ठीक है? हाँ मैम, 10th में तो बोर्ड होता है, उसका भी समाधान यहाँ पे दिया हुआ है। बोर्ड एग्जाम में आपसे एक लैंग्वेज एक्स्ट्रा जो है वो नहीं पूछी जाएगी, बट इसको देखते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCFSE 2023, इनके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला लगाया जा रहा है, ठीक है? नाउ इसमें क्या है, R1 आपकी अपनी लैंग्वेज होगी। जैसे नॉर्थ की अगर मैं बात करूं तो हिंदी, अगर कोई तमिलनाडु से है तो उसके लिए तमिल होगी, अगर कोई केरला से है तो उसके लिए मलयालम होगी। कहने का मतलब ये है कि एक लैंग्वेज जो आपकी लैंग्वेज है, आप एक तो वो चूज कर लो, ठीक है? दूसरी लैंग्वेज आप इंग्लिश चूज कर लो, बिकॉज इंटरनेशनली कम्युनिकेशन के लिए मेन लैंग्वेज इंग्लिश को ही माना जाता है। मैम चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, लेकिन वहां पर भी अंग्रेजी बोली जाती है, स्कूलों में पढ़ाते हैं, ठीक है? या फिर अगर वो लोग बाहर जाके कहीं किसी दूसरे कंट्री में काम करते हैं तो अंग्रेजी सीखते हैं। इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट, ओके? एक लैंग्वेज R1 आपकी लैंग्वेज हो जाएगी, R2 इंग्लिश हो जाएगी और R3 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। इन 22 लैंग्वेजेस में से कोई सी भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है, मलयालम, तमिल, उड़िया हो सकती है, आसामीज हो सकती है, गुजराती हो सकती है, समझ में आ रहा है, पंजाबी हो सकती है, और कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं, मैथिली हो सकती है, राइट? ये सारी लैंग्वेजेस में से आपको एक लैंग्वेज R3 के लिए चूज करनी है, यानी कि आपकी थर्ड लैंग्वेज जो आपको सीखनी है
वो आप अपनी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, जो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, उनमें से चूज कर सकते हैं। उसमें से इंग्लिश और हिंदी तो हट ही गई, वैसे भी आप चूज ही कर चुके, या फिर इंग्लिश और जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज रहेगी, राइट। क्लास 6 में जो R3 लैंग्वेज कंपलसरी करी गई है 2026-27 में, वहां से आप इसको उठाओगे। अब इसकी जरूरत क्यों हो रही है? हम चाहते हैं कि लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी आए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा भाषाएं इस देश के नागरिक सीखें, ताकि ये जो चलते ही जो झगड़ा होता है ना कि अगर महाराष्ट्र में रहना है और महाराष्ट्र में काम करना है तो मराठी आनी चाहिए। आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड विद दिस न्यूज। हर रोज का एक ही झंझट है, कोई किसी को चल के थप्पड़ मार देता है, कोई किसी को गाली गलौज कर देता है, मारपिटाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने आपकी भाषा नहीं बोली। उसको अगर आती भी है तो वो एग्जैक्ट ग्रामर लेके बहुत साफ सुथरे तरीके से आपकी भाषा नहीं बोल पाएगा। वो इंसल्टिंग नहीं है कि वो आपकी भाषा को तोड़ मरोड़ के बोल रहा है, वो इंसल्टिंग है कि वो आपकी भाषा बोल ही नहीं रहा है। मेक इट मेक सेंस। एनीवे, तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आएगी। दूसरा, कल्चरल रूटेडनेस। अगर आप अपनी भाषा सीखते हैं तो उस भाषा से रिलेटेड आप बहुत सारी रीजनल एक तरह की स्टोरीज जानते हैं, रीजनल जो हिस्टोरिकल फिगर्स हैं उनके बारे में पढ़ाई करते हैं, तो आप अपनी कल्चरल और ट्रेडिशनल जो फ्रेमवर्क है उसमें भी रूट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, और नेशनल इंटीग्रेशन, ये अपन बात कर ही चुके हैं, अभी भी बात मैंने यही बोली है कि जो चलते ही झगड़े होते हैं ना लैंग्वेज वाले, इनमें भी थोड़ा सा हो सकता है न्यूज में कमी आए, राइट ना। ये R1, R2, R3 है क्या? फर्स्ट लैंग्वेज, कोई भी जो सीबीएसई ऑफर करता है लैंग्वेज, R2 वो होनी चाहिए। जो सीबीएसई ने ऑफर फर्स्ट लैंग्वेज करी है वो ना हो। मेरा पर्सनली सजेशन यही है, ये आप अपनी जो मदर टंग है, मैम राजस्थान में तो मारवाड़ी मदर टंग है, और मारवाड़ी, मेवाड़ी या ढूंढारी या जो भी आपकी मदर टंग है, ये शेड्यूल लैंग्वेजेस में नहीं है, अंडरस्टूड। लेकिन राजस्थान हिंदी स्पीकिंग स्टेट में आता है, यहाँ पर अदरवाइज डेरिवेटिव लैंग्वेज हिंदी ऑलरेडी है, तो आप फर्स्ट लैंग्वेज में मदर टंग होते हुए भी हिंदी को चूज कर सकते हो। ठीक है, सेकंड लैंग्वेज मेरा सजेशन है इंग्लिश चूज करो। मैम आप पढ़ाते हो इसलिए? नहीं, नहीं, इंग्लिश आपके लिए प्रोफेशनल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी एग्जाम में देख लेते हैं अपन, तो इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो तो 80 मार्क्स की इंग्लिश का पेपर है ही है, और उसके बाद में 40 मार्क्स का आपका ऐसे भी है जो कि आपको इंग्लिश में लिखना है। सारा एग्जाम इंग्लिश में लिखना है, और क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट रहे हो या फिर होने वाले हो, या फिर इस एग्जाम को इंग्लिश मीडियम में अटेम्प्ट करोगे, तो जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें भी बल्क ऑफ योर क्वेश्चंस, बल्क ऑफ योर कम्युनिकेशन इंग्लिश में ही होगा। तो इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, राइट। इंग्लिश अदरवाइज भी इंपॉर्टेंट है, उसी के लिए बोल रही हूँ। और थर्ड लैंग्वेज वो चूज करो जो आपकी नहीं है। जैसे अगर आप राजस्थान से हैं तो गुजराती सीख लो, ये आपकी जो खुद की लैंग्वेज है, मारवाड़ी अगर आप बोलते हो या मेवाड़ी बोलते हो, ढूंढाड़ी जो भी बोलते हो, उससे बहुत कुछ मेल खाती है, तो आपके लिए पढ़ना इजी होगा। पर मैम फिर नेशनल इंटीग्रेशन वाले पॉइंट का क्या? एग्जैक्टली यही लूप होल है। तमिल जो होगा वो तमिल चूज कर लेगा, इंग्लिश चूज कर लेगा, और यहाँ पर या तो मलयालम चूज करेगा या तेलुगु या कन्नड़ चूज करेगा। वो पंजाबी क्यों चूज करेगा? मतलब लॉजिकल है। अगर आप करना चाहते हो पंजाबी चूज, आसामी, आप राजस्थान के हो, आसामी सीखना चाहते हो, मैथिली सीखना चाहते हो, बंगाली सीखना चाहते हो, ब्रिलियंट, बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने तेलुगु सीखी थी, राइट, एंड देयर आर फ्यू वर्ड्स जो मैं कन्नड़ में अभी भी याद है मुझे, मैं बोल सकती हूँ। संस्कृत सीखी थी। तो दीज आर द काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस जो आप सीख सकते हो, कोई मना नहीं कर रहा है, बट लॉजिकल है ना। आप अपनी पढ़ाई के ऊपर वजन क्यों डालोगे, राइट। मैं मानती हूँ बोर्ड एग्जाम तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपका इंटरनल असेसमेंट तो होगा, मार्क्स खराब आएंगे तो बुरा ही लगेगा, राइट। तो आप इस तरह से लैंग्वेजेस चूज कर सकते हो। ये कौन सी लैंग्वेजेस हैं? सीबीएसई की लिस्ट में 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं जैसे संस्कृत, और कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस हैं। मैंने स्कूल में फ्रेंच सीखी थी, जर्मन सीखी थी, और रशियन सीखी थी। रशियन में पूरा नहीं कर पाई, उससे पहले मेरा टेंथ क्लास आ गई तो मैंने ये सब छोड़ दिया। लेकिन जो सीबीएसई की लिस्ट में अवेलेबल है फॉरेन लैंग्वेजेस में, वो भी हो सकती है क्लासिकल लैंग्वेज, जैसे संस्कृत, तमिल इज ऑल्सो अ क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये कर सकते हो। एग्जाम्पल, R1 इंग्लिश चूज करो, R2 हिंदी चूज करो, और R3 या तो आप क्लासिकल लैंग्वेज चूज करो या फिर कोई रीजनल लैंग्वेज चूज करो। अब इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे हमने इंश्योर किया कि आपने 2 इंडियन लैंग्वेजेस सीख ली। तो महाराष्ट्र में रहने का तो मराठी बोलने का, वरना चपाट पड़ जाने का, तो ये वाला जो काम है ना, ये हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाए। हो सकता है, पीपल फाइंड न्यू थिंग्स टू फाइट अबाउट ऑल द टाइम, तो एक एटलीस्ट एक चीज तो कम होने के चांसेस है, राइट। नेक्स्ट, फॉरेन लैंग्वेज सिर्फ R3 के रूप में अलाउ की जा रही है। जो 2 अदर लैंग्वेजेस हैं वो इंडियन होंगी, या फिर आप अगर अपना चौथा सब्जेक्ट चूज करना चाहते हो, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो और लिंग्विस्ट बनना चाहते हो, राइट, आपको आपको आपका करियर चॉइस है कि भाई मेरे को प्राइम मिनिस्टर के लिए एज अ ट्रांसलेटर बनना है, कल को जो भी प्राइम मिनिस्टर हो उनके साथ आपको एज अ ट्रांसलेटर वर्ल्ड ट्रैवल करना है और ट्रांसलेट करनी लैंग्वेजेस, तो आप फिर लैंग्वेजेस ही लैंग्वेजेस चूज करोगे, राइट। आर्ट्स के स्टूडेंट रहोगे तो आप फोर्थ लैंग्वेज कोई भी चूज कर सकते हो, लेकिन फोर्थ लैंग्वेज सीबीएसई के कंपल्शन में नहीं है। कंपल्शन सिर्फ ये 1 2 3 ही है, ठीक है ना। कंपल्सरी एलिमेंट्स अपन ने बात कर लिया, 3 लैंग्वेजेस मैंडेटरी हैं, 2 नेटिव इंडियन लैंग्वेजेस होनी चाहिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज काउंट की जा सकती है, और हिंदी कंपल्सरी नहीं है।
तो हिंदी आपको थोपी जा रही है, ये वाला पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। आप सीखना चाहते हो, हिंदी आपके पास में ऑप्शन है, आप सीख सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते फिर मीडिया में आके हमारे ऊपर हिंदी थोपी जा रही है। इट डजंट वर्क लाइक दैट बिकॉज इट्स नॉट ट्रू। ठीक है, ओके। नाउ क्लास 9th के लिए अप्लाई होता है, तो जो भी 1 जुलाई 2026 को सेशन क्लास 9th का स्टार्ट हो रहा है, वहां पर आपके पास में अब 3 लैंग्वेजेस हैं पढ़ने के लिए, और ये प्रोग्रेस होके क्लास 10th तक जाएगा। यानी कि आप 9th क्लास में एडमिशन ले रहे हो, तो जब 10th में आओगे तो भी आप 1 2 3 पढ़ोगे, R1 R2 R3 पढ़ोगे। नाउ एग्जामिनेशन रूल्स आर 3 लैंग्वेज। जो आपने थर्ड लैंग्वेज चूज करी है, चाहे वो फॉरेन लैंग्वेज हो, चाहे वो क्लासिकल लैंग्वेज हो, या फिर शेड्यूल्ड लैंग्वेज हो, उसका क्लास 10th में कोई बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। बोर्ड एग्जाम अभी भी 5 ही लैंग्वेजेस का होने वाला है। ओके, नाउ सीबीएसई सर्टिफिकेट में आपके मार्क्स जो हैं वो R3 के लिए रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। हाँ, आपको पास वहां पर लिख दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका असेसमेंट जो होगा, जो टेस्ट होगा आपका, जो R3 होगा, वो इंटरनल असेसमेंट होगा। मैंने पहले बताया था, आपके स्कूल के जो टीचर्स हैं, जो आपका स्कूल का जो एजुकेशन का एजुकेटर्स का ग्रुप है, वही आपको R3 में टेस्ट करेगा। सीबीएसई R3 के लिए बोर्ड एग्जाम नहीं कंडक्ट करेगा आपके लिए। एक स्कूल में 50 बच्चे हैं, उन्होंने अलग अलग लैंग्वेज के कॉम्बिनेशन ले रखे हैं, तो किसको किस हिसाब से एग्जाम दोगे? इट्स वेरी डिफिकल्ट, लॉजिस्टिकली बहुत इंपॉसिबल वाले लेवल का काम है। तो इसलिए R3 को एग्जामिनेशन पॉइंट से बाहर कर दिया गया है। आप अपने स्कूल का इंटरनल असेसमेंट यहाँ पर कर सकते हो। नाउ R3 के लिए फाइनल सर्टिफिकेट मिलने के लिए आपको R3 में पास जरूर होना पड़ेगा। कोई भी स्टूडेंट क्लास 10th जाने में रोक नहीं सकते आप, क्योंकि उन्होंने R3 को पास नहीं किया। हाँ, आपके जो क्लास का सर्टिफिकेट है, जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है, उसमें हो सकता है लिखा हुआ आ जाए कि पास या फेल है, लेकिन अगर आप 9th क्लास में R3 में एग्जाम में नहीं भी पास हो पाते हो, तो भी आपको क्लास 10th पढ़ने से नहीं रोका जाएगा। राइट, यानी कि क्लास 9th में आपके पास में 6 सब्जेक्ट्स हैं, 5 तो रेगुलर सब्जेक्ट्स है ही हैं, और प्लस R3 है। अगर आप R3 में फेल भी हो जाते हो, तो भी क्लास 10th में आपको एंट्री मिलेगी। क्लास 10th में आपका बोर्ड एग्जाम R3 के लिए नहीं होगा, इंटरनल असेसमेंट होगा, और उसमें सब पास करते हैं, सबको अपना स्कूल का रिजल्ट अच्छा करना होता है। ठीक है, राइट। हाँ, इसमें हमारा फोकस क्या है कि हम हाई स्टेक्स टेस्टिंग के ऊपर, बच्चों के ऊपर लोड नहीं डालना चाहते कि मुझे रटनी है कोई चीजें, मुझे कुछ चीजें रटनी पड़ेंगी ताकि मैं उस एग्जाम को पास कर जाऊं। ये वाला माइंडसेट हम नहीं करना चाहते, इसलिए हम लर्निंग पे फोकस करना चाहते हैं। और लर्निंग पे फोकस हम तभी कर सकते हैं जब हम उनके ऊपर एग्जाम का डर ना डालें। इसलिए R3 को टेस्टिंग फैसिलिटीज से बाहर रखा गया है। सैंपल पेपर्स और रूबिक्स ये सब सीबीएसई बहुत जल्दी शेयर कर देगा, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई किस टाइप का टेस्टिंग होने वाला है। राइट, जैसे संस्कृत पढ़ी थी ना, तो उसमें पढ़ती पढ़ते पठनती पढ़ा था, आज भी मुझे याद है। राइट, तो वो इतना रटा था, उसको इतना रटा था कि एग्जाम में भी वही आया और हमने मार्क्स ले लिए, और मेरे को बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। 90s में मैंने स्कोर किया था संस्कृत में, और बाय गॉड एक सेंटेंस नहीं लिख सकती मैं संस्कृत में। सो व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ दैट? उसका पॉइंट क्या निकला, उसका मतलब मेरे को फायदा क्या हुआ? राइट, तो वो सिस्टम गलत था, ये सिस्टम हम चेंज करके लाए हैं, होपफुली ये सही हो। राइट, अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? टीचर शॉर्टेजेस। राइट, आपको बहुत गिनती के ऐसे नॉर्थ इंडिया में टीचर्स मिलेंगे जो तेलुगु सिखा पाए, आपको मैथिली सिखा पाए, आपको राजस्थान में बहुत गिनती के टीचर्स मिलेंगे जो आपको आसामी सिखा पाए, ओडिया सिखा पाए। वो कहाँ से लाओगे? स्कूल कैसे अरेंज करेगा? उसके लिए सोल्यूशन है कि आप हाइब्रिड क्लासेस लो या फिर वर्चुअल क्लासेस लो। जैसे आप मेरे से अभी पढ़ रहे हो, तो दिस इज अ वर्चुअल क्लास फॉर्मेट। राइट, मेरे इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, तो जो भी मेरे से ऑनलाइन स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, वो मेरी वर्चुअल क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। उसी तरह से आप वर्चुअल क्लासेस, हाइब्रिड क्लासेस ले सकते हो। क्लस्टर रिसोर्स शेयरिंग, यानी कि कुछ स्कूल्स मिलके कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उनके पास हो जाएगी कि भाई ये स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास में 4 स्टूडेंट हैं, दूसरा स्कूल बोलेगा मेरे पास में 11 स्टूडेंट्स हैं, तीसरा स्कूल बोलेगा मेरे पास में 6 स्टूडेंट्स हैं। ये सारे के सारे स्टूडेंट्स मिलके क्या करेंगे? 21 स्टूडेंट्स हो गए। ये सारे के सारे स्टूडेंट्स मिलके एक जगह आ जाएंगे, और इन सभी स्टूडेंट्स को उड़िया पढ़नी है। तो हम उड़ीसा से, भुवनेश्वर वगैरह से किसी एक टीचर के कांटेक्ट में आएंगे, ये तीनों स्कूल्स, और उस टीचर की वर्चुअल क्लासेस लगा देंगे क्लस्टर फॉर्मेट में, 3 स्कूल्स इन 21 स्टूडेंट्स के लिए। गुड, 21 या 22 जितने भी हुए थे। ठीक है, राइट। नेक्स्ट, कोई रिटायर्ड टीचर है, कोई प्रोफेशंस हैं, यानी कि ऐसे लोग जो लैंग्वेज जानते हैं या उस जगह के हैं। जैसे मैं अगर राजस्थान की हूँ, कोई हिंदी पढ़ना चाहता, वैसे मैं हिंदी अच्छी नहीं पढ़ा पाऊंगी, बट ठीक है, जैसे मेरे को तेलुगु आती है, मैं तेलुगु पढ़ा सकती हूँ। कोई राजस्थान का है, या फिर कोई पंजाब का है, लखनऊ से, यूपी से कोई है जिसको तेलुगु सीखनी है, पर मैं टेक्निकली तेलुगु पढ़ाने के लिए एक्सपर्ट नहीं हूँ। राइट, लेकिन मेरे को तेलुगु आती है, तो ये जिस स्कूल में ये बच्चे पढ़ रहे हैं, पंजाब का हो गया, हरियाणा का हो गया, यूपी का हो गया, उत्तराखंड का हो गया, ये सब तेलुगु चूज करे हुए बच्चे हैं। ठीक है, दो चार बच्चे हर जगह से हैं। तो टेक्निकली मैं क्या हूँ? प्रोफिशिएंट हूँ इस लैंग्वेज में, तो मैं आउटसाइड कोचिंग इनको दे सकती हूँ, स्कूल मुझे अपॉइंट कर सकते हैं। ऐसे मतलब मोटा माटी यही मतलब है। ठीक है,
नाउ स्कूल एनकरेज करेगा कि भाई फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म्स प्रोवाइड किए जाएं, फंक्शनल प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए नेटिव इंडियन लैंग्वेजेस को लेके, और बच्चों के ऊपर लोड नहीं होना चाहिए। आपको बोलनी आनी चाहिए, समझ नहीं आनी चाहिए, आप उसको टेस्ट कर पाओ, आप उसको रीड कर पाओ, रीड राइट एंड स्पीक, ये वाले टेस्ट होते हैं, आप ये सब कर पाओगे, स्कूल के लिए प्राइमरी इंपॉर्टेंस यही है। ओके, नेक्स्ट। अब एग्जाम्पशंस क्या हैं? कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनको स्पेशल नीड्स होती है, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं, राइट, डेफ एंड जिसे हाँ डेफ स्टूडेंट्स हैं, या फिर किसी के लिम्स नहीं हैं, इस टाइप के जो फिजिकल हैंड कैटेगरी में स्टूडेंट्स आते हैं, हम उनको रिलैक्स कर सकते हैं कि भाई ठीक है, आपके ऊपर और लोड नहीं है, उनको एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। सीबीएसई स्कूल्स जो अब्रॉड हैं, सीबीएसई स्कूल्स आपको मिल जाएंगे भूटान में, आपको मिल जाएंगे नेपाल में, आपको कुछ स्कूल श्रीलंका वगैरह में भी मिल जाएंगे। इनफैक्ट वी आर रनिंग स्कूल्स इन, weirdly though, but we are running schools in African countries also, ठीक है, सेंट्रल अफ्रीकन, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं वहां पर भी सीबीएसई स्कूल्स चलते हैं। देयर आर फ्यू स्कूल्स इन फ्रेंडली स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कंट्रीज, जैसे कि अमेरिकाज वगैरह में भी हैं, यूरोप में भी हैं, जो ईस्टर्न यूरोप है स्पेशली, वहां पे तो वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। अब वहां पर थर्ड लैंग्वेज इंडियन सीखना चाहो या आप अपनी खुद की कोई आसपास की कंट्री की सीखना चाहो, दैट इज ऑन यू, ठीक है। और फॉरेन स्टूडेंट्स जो होते हैं, जनरली अफ्रीकन स्टूडेंट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे बहुत सारे एरिया में, उनके ऊपर केस बाय केस एग्जाम्पशन है कि आप दो इंडियन लैंग्वेज सीखना चाहते हो या नहीं, तो उनको एग्जाम्प्ट किया गया है, राइट। कोई स्टूडेंट इस ट्रांजिशन में डिसएडवांटेज ना रह जाए, इसका भी ध्यान रखा जाएगा, ध्यान रख जाएगा, है ना। उनको अलग से टीचर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी, उनका एग्जाम भी नहीं होगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट इंटरनल असेसमेंट पे बेस्ड होगा, तो फायदा हो गया ना, राइट। अब इसका बेनिफिट क्या है? कॉग्निटिव गेन, साइंटिफिकली प्रूवन थ्योरीज हैं और ऐसे टेस्ट हो चुके हैं। जिन लोगों को मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हैं वो कॉमन सेंस भी ज्यादा रखते हैं, उनका आईक्यू भी हाई होता है, लॉजिकली वो प्रॉब्लम्स तक पहुंच पाते हैं, सॉल्यूशंस तक, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस तक लॉजिकली पहुंच पाते हैं, वो डिडक्शन कैपेबिलिटीज जो होती हैं माइंड की, उसमें ज्यादा प्रोफिशिएंट होते हैं, उनके कैलकुलेशंस या फिर जो भी कहें कि उनके प्रॉब्लम्स को अप्रोच करने का तरीका जो होता है वो फास्ट होता है, तो लर्निंग कैपेबिलिटीज जो होती हैं वो काफी हाई होती हैं, ठीक है। आपकी मेमोरी भी इंप्रूव होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आप अच्छी कर पाओगे, और आपकी कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी भी, कॉग्निटिव का मतलब होता है माइंड, ठीक है, जो आपकी समझदारी है ना, आप उसको बेटर कर पाते हो। मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखने का ये फायदा है। कल्चरल फायदा क्या है, जो अपन बात कर ही चुके हैं, इधर उधर झगड़ा करते हैं, ठीक है। कल्चरल फायदा है हेरिटेज प्राइड और इंटीग्रेशन वगैरह, जो पॉपुलेशन इंटीग्रेशन वगैरह है उसका फायदा है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, अभी बंगाल इलेक्शंस हुए थे, राइट। मलयालम इज वेरी वेरी डिफरेंट, स्पेशली फ्रॉम तेलुगु, लाइक आई अंडरस्टैंड तेलुगु, आई नो तेलुगु, बट मलयालम इज वेरी डिफरेंट। तो मलयालम मैं नहीं सीख पाई, क्या हो गया, कोई एक आधा वर्ड अगर संस्कृत से मैच करता है मैंने उसको पहचान लिया तो, बट ओवरऑल मेरे को लैंग्वेज नहीं समझ में आता है, राइट। बट बंगाली, I used to have a friend, not used to, I had a friend, he sadly passed away a few years ago, उसके कारण मैंने मैथिली सीखी थी, ठीक है। और ही लर्न, हम स्कूल फ्रेंड्स थे, ही लर्न मारवाड़ी एंड राजस्थानी जो बेसिक डायलेक्ट होते हैं वो, मैथिली से बंगाली मैच करती है, ये मुझे अभी इलेक्शंस के टाइम पता चला है, बिकॉज बंगाली इलेक्शंस को बहुत मीडिया ने कवर किया था, राइट। just because I knew Maithili, I understood Maithili, I could understand what the people are saying on news, जो बंगाली में बात कर रहे हैं, जिसका ट्रांसलेशन कभी कभी गलत भी आता है। आई वॉन्ट टू टेल यू, नेशनल मीडिया कभी कभी सिर्फ सेंसेशन क्रिएट करने के लिए, जिनका इंटरव्यू ले रहा है, जो ऑन कैमरा कुछ बोल रहे हैं, उनका ट्रांसलेशन गलत लिख के दे देता है। मीडिया ऐसा ही है हमारा, हमेशा से ऐसा ही था वैसे तो मीडिया, बट यू सी द डिफरेंस, राइट, कि एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज से मैच कर सकती है। मैथिली कहाँ बोली जाती है और बंगाली कहाँ बोली जाती है, दोनों एरियाज आसपास हैं, तो आप लैंग्वेज से डिड्यूस कर सकते हो, तो इंटीग्रेशन में फायदा होता है, ठीक है, राइट। इनफैक्ट बंगाली जो है वो बहुत कुछ आसामीज से भी मैच करती है, तो अगर आपने एक रीजन की कोई एक मेजर लैंग्वेज सीख ली है, तो उस रीजन की जो आसपास की जो मेजर लैंग्वेजेस हैं, माइनर लैंग्वेजेस हैं, उनको भी आप डिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। इंटीग्रेशन में फायदा, लॉन्ग टर्म बेटर एम्प्लॉयबिलिटी, अगर आप साउथ से बिलोंग करते हैं और नॉर्थ में जॉब करना चाहते हैं, तो हिंदी सीखना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आप नॉर्थ के हैं, बैंगलोर में जॉब करना चाहते हो, कन्नड़, तेलुगु, ये सब लैंग्वेजेस आप आसपास की जानोगे, आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा, स्पेशली फॉर द पीपल जो कस्टमर, B2C, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर, इस तरह से फ्रेमवर्क में काम करते हैं। आप सेल्स में हो या फिर आप मार्केटिंग में हो, तो फिर आपके लिए लैंग्वेज जानना अदरवाइज भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप बचपन से पढ़ते आओगे तो उस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी, और जब आपकी जॉब लगेगी उन जगहों पे, आपको जाना पड़ेगा उन जगहों पे, तो आप उस लैंग्वेज को ज्यादा रिफाइंड तरीके से यूज कर सकते हो, बिकॉज आपकी कोर मेमोरी ऑलरेडी उस लैंग्वेज के साथ में है, राइट, ओके। हाँ, एग्जाम प्रेशर हटा दिया गया है और मीनिंगफुल मल्टीलिंगुअल लर्निंग होगी, जॉयफुल होगा, आप अलग अलग राज्यों के लोगों से मिलोगे, बात करोगे, आपका थोड़ा सा, आई शुड नॉट यूज दैट वर्ड, बट टेक्निकली वर्ड वही सही है, आप थोड़ा सा लिबरल माइंडसेट के हो जाओगे,
वो लिबरल वो वाला लिबरल नहीं जो आजकल मीडिया में बहुत अजीब-अजीब से यूज़ कर रहे हैं वर्ड्स, बट आप थोड़े-से लिबरल माइंडसेट के हो जाओगे। आप नए-नए लोगों से मिलोगे, उनकी कल्चर्स के बारे में जानोगे, आपकी नई दोस्ती होगी, फूड्स हो गए, ट्रेडिशंस हो गए, उनका माइंडसेट हो गया, उस तरफ लोकेलिटी जिस भी जगह पे आप जा रहे हो, लोकली किस टाइप का वहाँ पर बिहेवियर होता है, तो यू विल एक्चुअली रिलैक्स इन योर ऑर्थोडॉक्सिटी। ठीक है? राइट। अब इसमें चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस यही हैं कि भई टीचर शॉर्टेजेस हो सकती हैं, अपन ने बात कर ली ऑलरेडी। स्टूडेंट्स के ऊपर वर्कलोड बढ़ सकता है। आखिर आपको लैंग्वेज फिर भी सीखनी तो है ही। हो सकता है एग्जाम ना ले, लेकिन इंटरनल असेसमेंट के लिए भी आपको लैंग्वेज तो सीखनी है। 1 घंटा एक्स्ट्रा रोज क्लास लगेगी लगेगी। तो दिस इज अ लोड। इम्प्लीमेंटेशन, अब टेक्स्ट बुक ट्रांजिशंस वगैरह होंगे, किस तरह से सीबीएसई इसको कंडक्ट करेगी टेस्टिंग को, किस तरह से इनको लैंग्वेजेस को शेप करना है। सिर्फ 2 साल में आप लैंग्वेज की ग्रामर भी सीखो, लिटरेचर भी सीखो, रीडिंग भी सीखो, स्पीकिंग भी सीख लो। तो दिस इज लाइक अ हेवी थिंग। ठीक है? राइट। और लॉजिस्टिक्स, कुछ स्कूल्स ऑफर कर पाएंगे कोई सी लैंग्वेजेस को, कुछ स्कूल्स कोई लैंग्वेज ऑफर ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपका R3 वाला फॉर्मूला जो है वो हो सकता है लिम्बो में चला जाए। तो दिस इज अ प्रॉब्लम दैट यू माइट हैव टू फेस। और इनिशियल फेज जो है वो काफी अनइवन क्वालिटी का हो सकता है। स्कूल्स भी पहली बार ये चीज इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, किस तरह से वो अपने डेली टाइम टेबल को स्टूडेंट्स के साथ में स्ट्रीमलाइन करेंगे, किस तरह से उनका सारा काम चलता है, दैट इज टू बी सीन येट। ठीक है? अब इसमें क्या है, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी, मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देने के लिए उसकी तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा, फोकस ऑन एक्सपोजर फॉर इंटरेस्ट। नाउ, लैंग्वेज सीखने का बेस्ट तरीका है उस लैंग्वेज के एंटरटेनमेंट मीडिया को देखना। आई डू नॉट मीन वहां की न्यूज, आई डू नॉट मीन वहां का फिल्म इंडस्ट्री, आई डोंट मीन दैट। आई मीन वहां की जो लोकल स्टोरीज हैं, जो फोकलोर्स हैं, जो म्यूजिक है, जिस तरह के वहां पर ट्रेडिशनल हाँ, जिस तरह के ट्रेडिशंस वहां पर फॉलो किए जाते हैं, कैसी कस्टम्स हैं, ये सब चीजें आपको सीखने को मिलेगा, एंड दैट इज एक्चुअली वेरी एंटरटेनिंग। ठीक है ना? आई हैव अ फ्रेंड, और वो रिसेंटली, शी इज अ तमिल ब्राह्मण, और उसकी रिसेंटली शादी हुई थी अभी कुछ कुछ साल पहले। अर्ली मॉर्निंग वेडिंग्स होती है वहां पे, अपने रात को 2 बजे यहाँ पर फेरे होते हैं उनके, सुबह 6 बजे हो रहे होते हैं। एवरीवन वाज यॉर्निंग, एवरीवन वाज हाफ asleep, बट दैट वाज समथिंग टू behold, दैट वाज समथिंग टू बी सीन। प्लस वहां पर टेम्पल्स में ये काम होता है, राइट? टेम्पल बुकिंग्स वगैरह होती हैं। इट वाज एन इंटरेस्टिंग थिंग, इट वाज एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। एक तो आप मूवीज में ये चीजें देखते हो, और एक आप खुद पर्सनली उन चीजों में पार्टिसिपेट करते हो। अगेन, नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है? ओके। नाउ, इससे हमने क्या सीखा कि मल्टीलिंगुअलिज्म को हम प्रमोट कर रहे हैं विदाउट एक्सेसिव बर्डन, क्योंकि हम उनको एग्जाम नहीं ले रहे, उनका टेस्ट नहीं ले रहे। ये चीज फ्लेक्सिबल है, ट्रांजिशनल है, स्टूडेंट फ्रेंडली अप्रोच रखने की हमने कोशिश की है। और स्कूल के एग्जीक्यूशन और सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि ये पॉलिसी कितनी लंबी चलती है और किस तरह से इसको और फाइन ट्यून किया जा सकता है इन फ्यूचर। आई होप ये चीज आपको समझ में आई हो। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू अटेंड द सेमिनार, बहुत फ्रूटफुल होने वाला है आपके लिए, चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, चाहे हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो। ठीक है? और कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, किसी चीज के बारे में आपको पढ़ाई करनी है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन ओपन है, उसमें कमेंट कर देना। आई विल address it in the next video. Thank you so much and all the best with your studies.